दोस्तों नमस्कार। मैं अक्षय कुमार अंजनी अपने एक अंजनी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज से हम आधुनिक भारतीय इतिहास की श्रृंखला स्टार्ट कर रहे हैं। यह कोर्स यूनिवर्सिटी और बोर्ड एग्जाम के साथ साथ खास तौर से प्रतियोगिता परीक्षाओं को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है, जिससे आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। तो कृपया इस वीडियो के अंत तक बने रहें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लें और बगल में लगे बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि मैं जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूं वो तुरंत आप तक पहुंच जाए। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं आधुनिक भारत का इतिहास। देखिए, अगर आप देखेंगे तो आधुनिक भारत का जो इतिहास है, ये आधुनिक भारत का इतिहास कुछ नहीं है, बल्कि ये जो है सत्ता का संघर्ष है जो चलता है 1707 से लेकर 1947 तक। अगर आप इसको समझ के पढ़ते हैं तो आपको जो है निश्चित तौर पर जो है आधुनिक भारत का इतिहास जो है वो बिल्कुल जो है बहुत मजा देने वाला है। हम लोग देखेंगे कि ये जो सत्ता का संघर्ष है वो किनके बीच होता है और किस तरह से अल्टीमेटली जो है किन को जाके जो है जीत मिलती है। और इस संघर्ष में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर जो है 4 टीमें भाग लेती है। एक जो है देसी टीम रहती है, एक जो है विदेशी टीम रहती है, और एक जो है ब्रिटेन, और एक जो है भारत की जनता। ये जो है 4 टीमें जो है इस खेल में, सत्ता के जो खेल है, सत्ता के जो संघर्ष है उसमें भाग ले रहे हैं, जो 1707 से लेकर जो है 1947 तक चलता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो है मुगल को। अगर हम 1707 की बात करें या उससे पहले की बात करें तो देश में जो है, भारत में जो है मुगलों का शासन था। लेकिन 1707 में जो है घटना घटती है, घटना ये घटती है कि औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है 1707 में, और एक जो है मुगल साम्राज्य का जो एक शक्तिशाली जो है ढांचा रहता है वो ढहने लगता है, वो चरमराने लगता है 1707 के बाद। और उससे फिर जो है टूट टूट के जो है ये जो मुगल साम्राज्य कल के डेट में जो एक बहुत बड़ा साम्राज्य हुआ करता था, उसी से टूट के जो है फिर देखेंगे हम लोग कि अवध निकल जाता है, उसी से जो बंगाल निकल जाता है, उसी से हैदराबाद निकल जाता है, उसी से कर्नाटक, उसी से मैसूर, और उसी से मराठा, और उसी से जो है राजपूत, और उसी से जो है हम लोग देखेंगे कि जो है पंजाब भी निकलता है। तो ये जो है देसी टीम जो निकलती है वो मूल रूप से कहाँ से, ये मुगल से। इसमें से जो कुछ हम लोग देखेंगे कि ये जैसे ये मराठा है, मराठा ये प्रयास करता है कि मुगल के खंडहर पर जो है अपने साम्राज्य को बढ़ाते हुए पूरे भारत पर जो है साम्राज्य स्थापित किया जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। हम लोग इसको आगे देखेंगे। चलिए, ये रही बात देसी टीम की। और एक चीज हम ध्यान में रखेंगे, देसी टीम जो है वो मूल रूप से निकला है कहां से, सारे के सारे जो है ये मुगल से ही टूट टूट कर जो है बना है। चलिए हम लोग देखें विदेशी टीम में। विदेशी टीम में हम लोग को देखें तो ये है पुर्तगाली। विदेशी टीम में जितने भी लोग हैं ये सारे के सारे आते हैं यहाँ पर जो है व्यापारी बन के व्यापार करने के लिए। लेकिन यहाँ की जो राजनीतिक परिस्थिति और अस्थिरता और जो कमजोरी है उसका लाभ उठा के इनके मन में जो है लोभ उत्पन्न हो जाता है कि भारत पर जो है राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित किया जा सकता है। तो सबसे पहले पुर्तगाली आता है यहाँ पर 1498 में। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि डच आता है, उसके बाद जो है अंग्रेज, उसके बाद डेनिश, और सबसे अंत में आता है फ्रेंच। और इसमें जो है सबसे ज्यादा मजबूती के साथ आगे निकलते हैं अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी। और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है पुर्तगाली को, डच को, डेनिश को, फ्रेंच को, सारे लोगों को जो है सबसाइड करके, किनारे करके जो है ये ताकत हासिल करती है। और ये ताकत हासिल करने के बाद एक एक करके ये जो टुकड़ों में बटा हुआ है, अवध है, बंगाल है, हैदराबाद है, मैसूर है, मराठा है, इनको एक एक करके जो है हराते चले जाते हैं, क्योंकि ये छोटा रहता है और जो है शक्तिहीन रहता है। और जब शक्तिहीन रहता है और साथ ही साथ ये जो है द्वेष से भी भरा रहता है। जैसे देखिए, अगर ये मैसूर से, अगर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी मैसूर से लड़ रही है तो उसमें हम लोग देखेंगे कि वो किस तरह से जो है हैदराबाद से जो है मदद ले रहे हैं, वो किस तरह से जो है मराठा से मदद दे रहे हैं। तो ये जो है कंपनी, ये जो छोटे छोटे राज्य हैं, ये ईस्ट इंडिया कंपनी से सामूहिक तौर पे लड़ नहीं पाती है, और जो है अपने आप को मजबूत बनाने के चक्कर में जो है दूसरे को जो है दूसरे का, अंग्रेजों का हेल्प कर देते हैं दूसरे के खिलाफ। और ये कहीं ना कहीं जो है भारत के लिए जो घातक साबित रहता है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद हम लोग देखते हैं ये जो ईस्ट इंडिया, ये स्टार वाला चीज आप याद रखें कि देसी कंपनी ने में देसी जो ये टीम है, देसी टीम ने जो है ये मराठा, देसी टीम में मराठा ने जो है टेक ओवर करने का कोशिश किया मुगल को रिप्लेस करके अपने आप को स्थापित करने के बाद, लेकिन जो है हो नहीं पाता है। ये
जो है 1761 में पानीपत की जो है तृतीय लड़ाई, उसमें ये जो बुरी तरह से चकनाचूर हो जाते हैं और यहाँ से ये जो फिर जो है कमज़ोर हो जाते हैं और इसकी कमजोरी का फायदा मिलता है किसको, ये जो स्टार वाला दिख रहा है ये जो है अंग्रेज को। चलिए, जो अंग्रेज सबसे पहले ये क्या करते हैं, ये बंगाल से स्टार्ट करते हैं। आपको पता है 1757 प्लासी के युद्ध से देखेंगे सारे चीज को हम लोग एक एक करके, और अल्टीमेटली 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जो है देश में विद्रोह होता है, जिसमें बहुत सारे देशी जो है रियासत भाग लेते हैं। और इस तरह से 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजी ईस्ट इंडिया का शासन खत्म हो जाता है और उसके जगह पर जो है ब्रिटेन इसको जो टेक ओवर कर लेता है। जब ब्रिटेन टेक ओवर कर लेता है और यहां पर जो भारत की जनता वो देख रहा होता है कि ये जो राजे महाराजे हैं, अब इससे जो है ये विदेशी कंपनियां या अंग्रेज या ब्रिटेन जो है भागने वाला नहीं है। और उस स्थिति में जो है भारत की जनता आगे आती है और हम लोग देखेंगे किस तरह से भारत की जनता जो है ब्रिटेन को पराजित करते हुए, खदेड़ते हुए जो है 1947 में जो है ये आज़ाद होता है। ये सारा का सारा चीज़ हम लोग जो है इसमें जो है देखने का कोशिश करेंगे। बड़ा मज़ेदार सफ़र है और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे निश्चित तौर पे जो है कॉन्सेप्ट के साथ बढ़ते जाएंगे और आपको जो है मज़ा लगेगा। चलिए, तो हम लोग आज जो है बहुत संक्षेप में जो है मुगल साम्राज्य का जो पतन है, डिक्लाइन ऑफ मुगल, उसको देखने का प्रयास करेंगे। तो मुगल साम्राज्य का जो है पतन, इसको थोड़ा सा संक्षेप में हम लोग देखें, वैसे आप लोग जो है मध्यकालीन भारत में इसको जो है डिटेल से पढ़ें। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बाबर से लेके औरंगजेब तक का जो ये साम्राज्य रहता है मुगलों का, वो काफ़ी जो है मजबूत रहता है, जो 1526 से लेके जो 1707 तक चलता है। इन मजबूत शासन की जो है एक लंबी फहरिस्त है, एक लंबी जो है श्रृंखला है। उसमें सबसे पहले आप जानते हैं कि जो है 1526 में जो है पानीपत के प्रथम युद्ध में आते हैं कौन, ये आते हैं बाबर। बाबर के बाद जो है हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, और अकबर के बाद जो है जहांगीर, जहांगीर के बाद जो है शाहजहां, और उसके बाद औरंगजेब। ये जो कुल मिला के यहाँ पर 6 शासक हमको दिखाई पड़ता है, एक से एक जो है मजबूत शासक हैं। हालांकि हम देखेंगे कि कुछ जो है हुमायूं के समय में थोड़ा सा लड़खड़ाता है और जो है शेरशाह सूरी ने हुमायूं को जो है यहाँ से रिप्लेस कर देता है। चौसा और बिलग्राम के युद्ध से, कन्नौज के युद्ध से यहाँ पर इनको जो है 1540 में जो है पराजय मिलता है और इनको यहाँ से जो है बेदखल होना पड़ता है। लेकिन अल्टीमेटली फिर से जो है 1555 में ये मच्छीवाड़ा और सरहिंद के युद्ध में जो है अफगानों को पराजित करते हुए एक बार फिर से जो है मुगल सत्ता स्थापित करते हैं, मतलब जो है अपनी मजबूती साबित करते हैं फिर से हुमायूं। तो ये जो है एक श्रृंखला है मजबूत शासकों की जो है मुगल साम्राज्य में। औरंगजेब के समय तक अगर हम देखें कि जो भी मुगल साम्राज्य हुए, उनका क्या था भाई, एक बड़ी एम्पायर थी। और ये जो बड़ी एम्पायर थी ये एकीकृत थी पूरी तरह से, और ये अस्थाई साम्राज्य था। और जब कोई एक बड़ी साम्राज्य है, एकीकृत साम्राज्य होगा और अस्थाई होगा, तो उस स्थिति में जो विदेशी आक्रमणकारी है उसके विरुद्ध जो है इन्होंने, मुगलों ने एक जो है स्ट्रॉन्ग डिफेंस सिस्टम जो है डेवलप किया। और स्ट्रॉन्ग डिफेंस सिस्टम के बदौलत जो है वो विदेशी आक्रमणकारी को लगातार जो है धूल चटाते रहे। और इसका परिणाम ये चीज निकला है कि इसका परिणाम ये चीज हुआ कि यहाँ पर जो है सामाजिक हो, आर्थिक हो, सांस्कृतिक हो, तरह तरह का जो है डेवलपमेंट हुआ और देश की जो है उन्नति, देश की प्रगति जो है लगातार जारी रहा। तो इसमें इस समय अगर देखेंगे, औरंगजेब के समय तक अगर हम देखेंगे, तो भारत में जो है मुगलों का जो है अधिकतम क्षेत्रीय विस्तार होता है, अधिकतम जो है टेरिटोरियल एक्सपेंशन होता है। थोड़ा सा अगर हम मैप के माध्यम से समझने का कोशिश करें, अगर समझने का प्रयास करें, तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर ये जो है, अगर भारत का मैप है आप देख रहे हैं, तो भारत के मैप में यहाँ पर ये दिल्ली और ये सारा का सारा जो क्षेत्र आपको दिखाई पड़ रहा, सारा ये देखिए बांग्लादेश भी, ये सारा का सारा क्षेत्र, इवन ये यहाँ पर जो है पाकिस्तान, इधर अफगानिस्तान का भी कुछ क्षेत्र, ये कश्मीर का क्षेत्र, ये पूरे के पूरे जो क्षेत्र है इस पर जो है मुगलों का शासन था। कुछ हल्का सा जो है अगर आप साउथ इंडिया को छोड़ दें तो पूरे पर जो है ये मुगलों का शासन था। और जब पूरे पर मुगलों का शासन था, एकीकृत शासन व्यवस्था थी, कहीं से विदेशी आक्रमण नहीं हो रहा था, तो उस स्थिति में भारत का जो डेवलपमेंट है वो चारों ओर दिखाई पड़ता है। तो चलिए अब हम लोग जो है, ये तो रहा मजबूत मुगल के समय का जो है जो स्थिति थी, जो व्यवस्था था। अब हम लोग देखें कि जो है उत्तर मुगल काल यानी कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो स्टार्ट होता है, उस समय जो है क्या परिस्थिति में परिवर्तन आता, उसको थोड़ा सा देखने का प्रयास करेंगे।
तो अगर उत्तर मुगल काल को हम देखें तो उत्तर मुगल काल ये 1707 से चलता है 1857 तक। इस समय की जो विशेषता है उस विशेषता को थोड़ा सा अगर आप गौर करेंगे तो उस विशेषता में आपको आएगा कि इस समय जो है क्या हुए, कमजोर उत्तराधिकारी हुए। एक समय हम लोगों ने देखा कि मुगलों में जो है मजबूत जो है उत्तराधिकारी उसके श्रृंखला चल रही थी, लेकिन जो है जैसे ही हम 1707 की बात करें एक से एक जो है कमजोर उत्तराधिकारी हमको देखने को मिला। हम एक एक करके हम जो है उसको आगे भी चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। और इस कमजोर उत्तराधिकारी में क्या हुआ है, सत्ता के लिए संघर्ष हुआ। और सत्ता के संघर्ष के लिए किस चीज के लिए, जो है ना गद्दी पाने के लिए। और उनके अंदर जो है अब पहली वाली जो है स्थिति नहीं रह गई, किसमें जो है, कुलीन वर्गों में। जो कुलीन वर्ग थे, जिस समय अकबर का समय रहे या औरंगजेब का समय, उस समय जो कुलीन वर्ग थे उनमें जो सत्य, निष्ठा, समर्पण का जो भाव था वो कूट कूट कर भरा था। लेकिन जैसे ही हम उत्तर मुगल काल में आते हैं, इनके अंदर धोखेबाजी, फरेबी, गुटबाजी, इस तरह का चीज हमको जो है देखने को मिलता है। याद कीजिए, और इसका दुष्परिणाम यह होता है कि एक के बाद एक जो है लगातार जो है शासक बदलते रहते हैं। और उस स्थिति में जो कुलीन वर्ग के लोग रहते हैं वो किंग मेकर की भूमिका में आ जाते हैं। हम लोग देखेंगे इस चीज को एक एक करके। चलिए, इस समय जो सैन्य विजय है, सैन्य विजय का अंत हो जाता है। और जब सैन्य विजय का अंत हो जाएगा तो क्षेत्रीय विस्तार ये क्या हो जाएगा, ये भयंकर रूप से जो है इसमें कमी आएगी और साम्राज्य जो है सिकुड़ता चला जाएगा। और जब साम्राज्य सिकुड़ता चला जाएगा और आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी, और तो उस स्थिति में क्या होता है, तो उस स्थिति में हम लोग देखेंगे कि जो स्वतंत्र राज्य है, स्वतंत्र राज्य का जो है उदय होने लगेगा। कहां से, मुगल से ही टूट टूट के। हम लोग देखेंगे कि इससे जो हैदराबाद अलग हो जाएगा, अवध अपने आप को जो स्वतंत्रता जो फील करने लगेगा, फिर से बंगाल इससे अलग हो जाएगा। तो इस समय हम लोग देखेंगे स्वतंत्र और अर्ध स्वतंत्र राज्यों का जो है बोलबाला हो जाता है। साथ ही साथ विद्रोह का भी तांता लग जाता है, चाहे वो विद्रोह जो है मराठों का रहे, चाहे विद्रोह वो जो है सिखों का रहे, जाटों का रहे, बुंदेलों का रहे। तो इस तरह के जब मुगल साम्राज्य टूट टूट के छोटे छोटे राज्यों में बंटने लगा, स्वतंत्र और अर्ध स्वतंत्र, और साथ ही साथ जो है विद्रोही लोग विद्रोह करके जो है अपना राज्य स्थापित करने लगा। तो इस स्थिति में मुगल साम्राज्य निश्चित तौर पे जो है पतन की ओर बढ़ने लगा और उनकी कमजोरी का फायदा जो है लगातार दूसरे उठाते चले। इस समय हम लोग देखेंगे जो है बुद्धिमत्तापूर्ण विदेश नीति का जो है नितांत अभाव रहता है। और इसका दुष्परिणाम ये होता है कि इतने दिनों से, लगभग 200 सालों से जो विदेशी आक्रमण नहीं हुआ था, अब विदेशी आक्रमणों का फिर से जो है तांता लगने लगता है। यहां पर हम लोग देखेंगे कि जो नादिर शाह का आक्रमण होता है, कब, जो 1739 में, इसको भी हम लोग देखेंगे। और करनाल के युद्ध में जो है मुगल बादशाह मोहम्मद शाह की बुरी तरह पराजय होती है। और पराजय के बाद उनको यहां तक उनको बंदी तक बना लिया जाता है। उसके बाद जो है इनके जो कमांडर अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण होता है, फिर से 1748 से प्रारंभ होता है, जो कि 65 तक चलता है। इसी में से पानीपत का भी युद्ध होता है जो 1761 में लड़ा जाता है। और इस तरह से मुगल साम्राज्य पूरी तरह से जो है कमजोर हो जाता है, टूट जाता है और बहुत छोटे से क्षेत्र में जो है सिमट के रह जाता है। और खजाना भी जो है हमको क्या है दिखता है, खाली। इस समय अगर आप देखें तो इस समय अगर आप जो है मुगल उत्तरकालीन जो है मुगल शासक को देखें, उसके नाम आप याद करने की जरूरत नहीं, लेकिन एक बार अगर दिमाग में रहेगा तो ये रहना चाहिए कभी कभी, जो इसको जो है इस सीरीज लगाने के लिए कहता है। तो उसमें से हम देखें कि सबसे पहले अगर औरंगजेब के बाद देखें तो औरंगजेब के बाद सबसे पहले बहादुर शाह प्रथम 1707 से जो 1712 इनका कार्यकाल रहा। उसके बाद जो है जहांदार शाह, ये 1712 से 1713। उसके बाद फर्रुखसियर 1713 से 1719। उसके बाद जो है रफ़ीउद्दरजात, ये 19 में ही इनका कार्यकाल छोटा सा रहता है। उनके बाद जो रफ़ीउद्दौला, उसके बाद जो है मोहम्मद शाह, ये 1719 से 48। लंबा कार्यकाल, लेकिन किसी काम का नहीं। बहुत सारे राज्य इन्हीं के समय जो टूट टूट के अलग हो जाते हैं और विद्रोहियों ने अपनी स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर लेती है। उसके बाद जो है अहमद शाह 48 से 54, आलमगीर जो है द्वितीय 1754 से 59, शाहजहां तृतीय ये 1758 से 59, और शाह आलम द्वितीय, ये लंबा कार्यकाल। देखिए 1759 से लेके 1806 तक, लेकिन किसी काम का नहीं, ये सिर्फ नाम का बादशाह रहते हैं। और कभी जो है मुगल कभी जो है अंग्रेज, कभी मराठा, और कभी जो अपने अधिकारियों के हाथ के सिर्फ कठपुतली मात्र जो है बन के रह जाते हैं। कौन, शाह आलम द्वितीय। और उसके बाद जो है आते हैं अकबर सेकेंड, ये
1806 से लेकर 1837 इस समय जो है इनका जो है बादशाहत का जो पद है उनको भी छीनने का प्रयास किया जाता है, लेकिन वो किसी तरह से राजा राम की मध्यस्थता से उनको बचाने में सफल रहते हैं। उसके बाद सबसे अंत में जो बहादुर शाह जफर दूती, ये 1837 से 1857 सबसे अंतिम बादशाह ये रहता है। और हम देखेंगे कि यहाँ पर जो है ना हमको उस तरह का चीज़ दिखाई पड़ता, अगर थोड़ा सा भी अगर आपको याद है तो आपको याद करना चाहिए कि सल्तनत पीरियड में इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद जिस तरह से जो है यहाँ पर कुलीन वर्ग के लोग, अमीर वर्ग के लोग वहाँ पर हावी हो गए थे, उसी तरह की स्थिति हमको जो है ये उत्तर मुगल काल में औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो है दिखाई पड़ता है। तो इस तरह से आज ये एक तरह से इंट्रोडक्टरी वीडियो था, और यहाँ पर जो है हम लोगों ने देखा कि हमको जो मुगल साम्राज्य का जो डिक्लाइन है वो किस तरह से हुआ। और अगर आपको कारण डिटेल में पढ़ना है तो आप जो मुगल साम्राज्य के पतन का कारण जो है मध्यकालीन भारत में, इसको आप पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर संक्षेप में, और इसके बाद जो हम एक एक करके जो है पहले देखेंगे कि यहाँ पर ये जो मुगल साम्राज्य है, मुगल साम्राज्य का जो पतन हो गया यहाँ पर, तो हम लोग एक एक करके जो उनके जो भी आगे के जो बादशाह हैं उनको देखेंगे, उनका कार्यकाल देखेंगे, और किस तरह से मुगलों की जो दुर्गति उसको देखेंगे। और उसके बाद अलग अलग जो हम लोग इनसे जो टूट टूट के बना है ये राज्य कैसे स्वतंत्र होते हैं, वो किस तरह से अपने आप को जो है मजबूत करते हैं, और किस तरह से वो जो है अंग्रेजों से फाइट वाली स्थिति में होता है, और जो है उनकी किस तरह से हार होती है, ये यहाँ तक हम लाएंगे। और उसके बाद अगले वीडियो हम फिर से देखेंगे कि अंग्रेज जो है किस तरह से इनको हरा कर जो आगे बढ़ते हैं, इनका जो है किस तरह से यहाँ पर टेक ओवर होता है, और किस तरह से फिर से भारत की जो जनता जो है ब्रिटेन को पराजित करके जो है स्वतंत्रता हासिल करते। तो इस तरह की चीज़ों को हम लोग आगे बढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। निश्चित तौर पर इस जर्नी में आपको मजा आने वाला है, तो प्लीज इस कोर्स को कंटिन्यू कीजिए, आपको मजा आने वाला है। और निश्चित तौर पे उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो निश्चित इसको अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।